हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग आपका यूनिट 32 करने वाले हैं। ये आपका एबीएम का मॉड्यूल डी का है। ठीक है, सीआईबी का जो हमारा पेपर है एबीएम, उसी के मॉड्यूल डी का यूनिट है और आई थिंक ये शायद लास्ट ही यूनिट है। यस, इसके बाद एक और है, सेकेंड लास्ट यूनिट है आपका। ठीक है, तो इसमें क्या है, चैप्टर का नाम है रिस्क मैनेजमेंट एंड क्रेडिट रेटिंग। तो इसमें आपको देखना होगा कि किस तरह के किस टाइप के रिस्क हैं, ठीक है, और कौन सी क्रेडिट रेटिंग होती है, वो कैसे हमारी हेल्प करती है, रिस्क से वो हमें कैसे प्रोटेक्ट करती है, तो वो सब आप इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्टिव तो मैं आपको बता चुकी हूँ। मीनिंग ऑफ क्रेडिट रिस्क, देखिए क्रेडिट रिस्क, द रिस्क फेस बाय द बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3। तो जो भी बैंकों को, जो भी किसी बिजनेस को रिस्क है वो 3 तरह से हो सकता है, ऑपरेशनल, मार्केट और क्रेडिट। ठीक है, ऑपरेशनल रिस्क का मतलब जो भी फ्रॉड हो गया इंटरनली, जो हमारे स्टाफ की वजह से होता है, या कुछ नेचुरल क्लाइमेटीज जो होता है, वो सब हमारा ऑपरेशनल रिस्क में आ जाएगा। ठीक है, किसी स्टाफ ने कोई फ्रॉड कर लिया, या कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम हो गया जो कि नेचुरली मान लीजिए एक तरह से, और से इलेक्ट्रिसिटी का फॉल्ट कोई नेचुरल नहीं, वो मैन मेड ही है। ठीक है, नेचुरल में आ जाएगा, जैसे भूकंप आ गया कहीं पे, ठीक है, फ्लड आ गया, तो ये सब हमारा ऑपरेशन रिस्क में आ जाएगा। मार्केट रिस्क होगा जो भी हमारे मार्केट में कुछ इंटरेस्ट रेट, क्योंकि जो ऑपरेशन तो अपने स्टाफ की गलती से या अपना कुछ नेचुरल नेचर की गलती से हुआ होगा ऑपरेशन रिस्क। ठीक है, मार्केट रिस्क होगा जो कि जिसमें कोई मार्केट का मूवमेंट है। तो मार्केट में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क, ये मार्केट से ही तो है। जैसे जो हमारा फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसमें हमारा का इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, तो वो किससे, मिबोर से तो जुड़ा रहता है, मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट प्लस कुछ बेसिस पॉइंट। तो मिबोर का रेट घटेगा बढ़ेगा, तो वो किस पे, मार्केट की कंडीशन पे ना, क्या कंपनियों का क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से वो घटेगा बढ़ेगा। ठीक है, तो वो हो गया मार्केट रिस्क। और वही एक्सचेंज रेट रिस्क की $1 अभी आपको 70 का मिल रहा था, तो इसमें पूरा इंटरनेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो वो सब मार्केट रिस्क हो गया। क्रेडिट रिस्क में मतलब आपकी जो अनविलिंग और इनेबिलिटी ऑफ द कस्टमर, कि आपकी जो काउंटर पार्टी है, जैसे आप है, आपको किससे पैसा मिलने वाला है 1 महीने बाद, तो वो सामने वाली पार्टी जिससे पैसा मिला वो हो गई आपकी काउंटर पार्टी। या उसने जानबूझ के बोला कि नहीं मैं नहीं पैसा दे, अनविलिंग मतलब वो देना नहीं चाहता, उसको लालच हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ। या इनेबिलिटी, कि वो बिल्कुल ही बैंकरप्ट है, उसके पास पैसा ही नहीं है, तो उन दोनों केसेस के रिस्क को हम बोलेंगे क्रेडिट रिस्क। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ, अब ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रेडिट रिस्क। ठीक है, तो एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या हो सकता है, जैसे कोई गवर्नमेंट की, बाहर की कंट्रीज़ की कोई पॉलिसीज़ है, पॉलिटिकल रिस्क हो गया। ठीक है, कुछ भी ऐसा, वट इज मेंशन इन द मार्केट रिस्क, दीज फैक्टर्स लुक सिमिलर, वट इज मेंशन मार्केट रिस्क, बट मार्केट रिस्क डायरेक्टली अफेक्ट अ बैंक बिजनेस ऑफ द कस्टमर था सिंपल द क्वालिटी। तो मार्केट रिस्क क्या है, डायरेक्टली मार्केट रिस्क डायरेक्टली अफेक्ट अ बैंक, द फैक्टर्स मेंशन हियर अफेक्ट द बिजनेस ऑफ द कस्टमर, बिजनेस ऑफ द कस्टमर, थस इम्पेयरिंग द क्वालिटी ऑफ द क्रेडिट। तो इसमें हो क्या रहा है, जैसे देखिए अभी हमने ऊपर मार्केट रिस्क देखा, उसमें क्या था कि इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज, इसकी वजह से बैंकों को लॉस हो रहा है। लेकिन क्या होता है कि जब कस्टमर को इनकी वजह से लॉस हो, ठीक है, एक्सचेंज रेट और इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन की वजह से कस्टमर को घाटा हो, जिस वजह से कस्टमर हमारा पैसा ना चुका पाए, ठीक है, तो वो उस केस में कस्टमर डिफॉल्ट हो गया। ठीक है, तो वही हमारा एक्सटर्नल फैक्टर में आ गया। मतलब सुनने में तो लग रहा है ना, एक्सचेंज और ये इंटरेस्ट रेट, ये बैंकिंग और ये मार्केट रिस्क है, क्योंकि ऊपर हमने देखा। ठीक है, पर ये क्रेडिट रिस्क किस वे में है, इस वे में है कि इसका असर कस्टमर को भी हुआ। ठीक है, एक्सचेंज रेट की वजह से कस्टमर को बहुत घाटा हो गया। ठीक है, वो ऐसे बिजनेस में था जो एक्सचेंज रेट से रिलेटेड था, या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कोई भी बिजनेस था, तो उस केस में वो बैंकों को पैसा ना दे, उस केस में बैंकों को डिफॉल्ट कर दे, तो वो हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, इंटरनल फैक्टर में क्या हो जाएगा, जो भी हमारे पॉलिसीज़ है हमारी, ठीक है, जो भी हमने लोन का रिपेमेंट शेड्यूल बनाया था, या कुछ भी लोन पॉलिसी, उसमें कुछ कमी हो जाए, हमने उसका क्रेडिट अप्रेजल अच्छे से नहीं किया, मॉनिटरिंग और रिकवरी मैकेनिज्म में कुछ कमी है, तो हमारी अपनी कमी से जो रिस्क होगा वो हो जाएगा हमारा इंटरनल फैक्टर। ठीक है, इंटरनल फैक्टर, और उसको दूर करने के क्या स्टेप्स किए जा सकते हैं। ठीक है, क्रेडिट रिस्क को मिटिगेट के क्या स्टेप्स है, मैक्रो और माइक्रो लेवल। मैक्रो लेवल में क्या होगा, फ्रीक्वेंट रिव्यू ऑफ द नॉर्म्स, जो भी हमारे इंटरनल जो लिमिट्स बनाई है, जो एग्रीगेट लिमिट बनाई, किस बिजनेस में कितना हम एक्सपोजर्स करना, उसको पूरा अच्छे से हम करें, तो माइक्रो लेवल पे इसे दूर कर सकते हैं। माइक्रो लेवल पे क्या कर सकते हैं, माइक्रो पे जैसे हमने सैंक्शन करने के टाइम पे, या मॉनिटर के टाइम पे, या अप्रेजल के टाइम पे जो मिस्टेक किया ना, उस मिस्टेक को सुधारे, वो हम अच्छे से करें, तो वो हमारा हो जाएगा मैक्रो लेवल की गलती को सुधारना। ठीक है, मैक्रो लेवल पे हम उसको मिटिगेट कर सकते हैं। और लिखा ना क्रेडिट रेटिंग एंड क्रेडिट स्कोरिंग, तो जो भी हमारा क्रेडिट रेटिंग है उससे भी हमें बहुत अच्छा सा आइडिया लग जाता है। ठीक है, उसको अच्छे से करें, तो इससे भी हम अपना उसको यूज़ मतलब माइक्रो लेवल पे इसको दूर कर सकते हैं। और लिखा ना बैंक कैन रिजोर्ट टू कंसोर्टियम और मल्टीपल बैंकिंग, ये हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था, कंसोर्टियम और मल्टीपल बैंकिंग, ये भी अच्छा ऑप्शन है जिसकी वजह से हम रिस्क स्प्रेड कर सकते हैं। मतलब हमें लिखा ना ट्रांसफर ऑफ रिस्क इन लार्ज वैल्यू अकाउंट्स, जो बहुत हाई अमाउंट के अकाउंट्स होते हैं, ज़्यादातर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बैंक लोन देता है ना, जो बहुत लंबे टाइम का लोन होता है, तो उसमें 3-4 बैंक मिल के एक साथ देते हैं लोन, तो ये कंसर्टिव वहाँ पे ज़्यादा कंसेप्ट यूज होता है। ठीक है, तो डेरिवेटिव लाइक क्रेडिट डिफॉल्ट से ये आपको थोड़ी देर में भी मिलेगा देखने को। ठीक है, ये टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं तभी बता दूँगी आपको। क्रेडिट रेटिंग नेक्स्ट है, क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग के बारे में हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट रेटिंग वो है जिसकी हेल्प से हम क्रेडिट का, कस्टमर्स का रेटिंग जानते हैं, और जिससे भी ये सब हमारे को कस्टमर की रेटिंग बताता है कि हाँ ये कितना, इसका क्रेडिट हिस्ट्री कितना अच्छा था। ठीक है, 750 से ऊपर का जो रेटिंग है उसको अच्छा मानते हैं।
ठीक है। और इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेटिंग, इफ़ यू ऑफ जैसे केयर, इकरा, क्रिसिल, समीरा, ये सब हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। तो इनके पास सारा इन्फॉर्मेशन रहता है, ठीक है, जो भी हमारे कस्टमर को सबसे रेट देती है, क्या कस्टमर कितना डिफ़ॉल्ट कर रहा है, तो वो सब इनके पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंचता रहता है। तो इसके अलावा हम और रिस्क मैनेजमेंट के लिए और क्या कर सकते हैं, तो क्रेडिट डेरिवेटिव। क्रेडिट डेरिवेटिव क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे रिस्क को प्रोटेक्ट करते हैं। ये टॉपिक आपने शायद BFM में भी पढ़ा होगा, ठीक है, क्रेडिट रिस्क से हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप और क्रेडिट लिंक नोट, दो तरह के क्रेडिट डेरिवेटिव है। क्रेडिट डेरिवेटिव का मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जो कि हमें किसी भी टाइप के क्रेडिट रिस्क से प्रोटेक्शन दे। तो पहला है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या चीज़ है? क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, दिस इसमें क्या करेंगे, आपको जिसको रिस्क है, ठीक है, जो अपना रिस्क को प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो वो एक प्रीमियम पे करेगा। किसको? जो आपके रिस्क से आपको बचा रहा है, ठीक है। तो कुछ भी अनहोनी होती है, आपको कुछ डिफॉल्ट होता है, तो वो आपके भरपाई कर देगा, ठीक है। और लेकिन ना सीडीएस स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन का ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा वो इसको बोलते हैं, यूज़ करो, ये अच्छा है। और बैंक्रप्सी, तो ये क्या क्या कवर करता है, ऐसे कौन कौन से और क्रेडिट इवेंट्स है जिसके लिए ISD आपको प्रोटेक्शन देगा, मतलब ये CDS आपको प्रोटेक्शन देगा। तो इसमें बैंक्रप्सी है, ठीक है, बैंक्रप्ट हो गया, फेलियर टू पे, रिस्ट्रक्चरिंग ऑब्लिगेशन मॉरेटोरियम एज पर ओनली और प्लेन में, तो इस तरह की चीज़ें हो जाती है, तो ये आपको प्रोटेक्शन देता है। तो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप कुछ नहीं है, जैसे हमारे को इसको आप कंपेयर उससे भी कर सकते, जैसे हम LIC का प्रीमियम देते हैं, तो उसमें क्या हम हर महीने कुछ अमाउंट देते हैं, कुछ अनहोनी होती है तो हमें एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। तो ये भी बस वैसे ही है, हमें कुछ अगर हमारे को कुछ रिस्क हो गया, क्रेडिट रिस्क हो गया, कस्टमर ने पैसा नहीं चुकाया, कुछ भी ऐसा लिखा ना, बैंक्रप्ट हो गया कस्टमर, या फिर फेलियर टू पे, ठीक है, इन सब इस केसेस में वो जो जिनको हम प्रीमियम दे रहे हैं, ठीक है, जिसको हम तो रिस्क लीडिंग बैंक पेज है प्रीमियम टू द, तो ये कौन है? रिस्क सेलर, वो अपना रिस्क बेच रहा है, ठीक है। किसको बेच रहा है? जो आपको प्रोटेक्शन करेगा, वो आपका होगा बायर, रिस्क बायर, ठीक है। तो वही रिस्क बायर आपकी भरपाई करेगा, जो भी आपको रिस्क हुआ आपके कस्टमर के बैंक्रप्ट होने से या कुछ भी होने से। वैसे क्रेडिट लिंक नोट क्या है, ये भी कुछ हद तक वैसा ही है, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या होता है, एक बीच में एक तरह का मीडिएटर का काम करता हुआ है SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये क्या करेगा, बहुत से इन्वेस्टर्स होंगे, ठीक है, तो ये एक तरह का क्रेडिट लिंक नोट होगा, ठीक है, ये एक टाइप की सिक्योरिटी होगी जिसको ये इशू करेगा, ठीक है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स उसको खरीदेंगे, और उसको खरीदने से उनको क्या फ़ायदा होगा, वो क्या करेंगे कि उनको प्रीमियम मिलेगा उससे, ठीक है, उनको हर महीने कुछ प्रीमियम मिलेगा। वो प्रीमियम उनका एक तरीके का कूपन होगा, ठीक है। कूपन मतलब जो जैसे कहते हैं ना, इंटरेस्ट मिला कि हाँ उन्होंने पैसा दिया SPV वाले को, तो वो उसको मतलब उनको पैसा मिल रहा कूपन। तो इस केस में क्या होगा कि ये क्या, अब SPV वालों को क्या फ़ायदा, वो उससे अच्छी हाई सिक्योरिटी, मतलब उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं अच्छी जगह पे, ठीक है, कस्टमर से पैसा लेके। अगर कुछ अनहोनी हो गई किसके साथ, जिसने जो रिस्क सेलर है, जिन्होंने स्टार्टिंग की है, ठीक है, जो अपना पैसा इसको दे रहे हैं SPV को, वो इनसे भी पैसा ले रहा है क्योंकि ये प्रीमियम है ना, और ये SPV क्या कर रहा है, मीडिएटर का काम कर रहा है, वो उसी पैसे को अपने जो इन्वेस्टर्स है उनको पास कर रहा है, जिसको हर महीने कूपन की फॉर्म में उनको मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से पैसा वहाँ पास हो रहा है, लेकिन अब SPV को बीच में क्या फ़ायदा, तो उनके पास कस्टमर से पैसा है, ठीक है, इन्होंने एक तरीके का सिक्योरिटी इशू किया है जो कि कस्टमर ने खरीदा हुआ है, ठीक है, सॉरी इन्वेस्टर्स ने खरीदा हुआ है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, अब ये उन पैसे को हाई वैल्यू सिक्योरिटी में लगाता है और उससे कुछ पैसा कमाता है, ठीक है। ये ऐसी जगह पर लगाएगा जब इसको बहुत कम रिस्क होगा। अगर कुछ डिफ़ॉल्ट हो गया तो उस केस में क्या होगा, डिफ़ॉल्ट होने के बाद ये क्या करेगा कि वो जो पैसा है, ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट का अमाउंट है जैसा भी है वैसा, वो उसको दे देगा जिसने स्टार्टिंग की, यानी कि जो रिस्क सेलर है, तो उसको पैसा दे देगा। इस केस में उनका क्या लॉस हुआ, और उसके साथ क्या होता है, जो हमारे लास्ट के इन्वेस्टर बचे, तो जो लॉस है बहुत सारे इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसलिए उनको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये तो एक ही है ना, जो रिस्क सेलर ही एक है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स के आपस में इतना ज़्यादा उनको पैसा मिल जाता है, मतलब कूपन इतना मिल जाता है, कूपन इसमें रेट अच्छा भी रहता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कई बार जैसे बॉन्ड और जो सिक्योरिटीज़ होता है ये उन पे होता है, तो छोटा मोटा इतना ज़्यादा मतलब वैल्यू इतना ज़्यादा कम नहीं होता। जैसे मान लीजिए बॉन्ड में इसको रिस्क है, जैसे मान लीजिए बॉन्ड था, इसमें क्या होता है, कोई एक लिखा ना अंडरलाइन क्रेडिट, तो मान लीजिए कोई बॉन्ड था जिसके ऊपर जिसका इसको डर था, जो रिस्क सेलर है उसके पास कोई बॉन्ड है, उसको डर है कि फ्यूचर में इस बॉन्ड का, जैसे एग्जांपल है, ठीक है, इस बॉन्ड का प्राइस घट जाएगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा उसका अंडरलाइन असेट या अंडरलाइन क्रेडिट। तो वो जो बॉन्ड है जिसका रेट घटने वाला है, तो ये क्या करेगा, बोलेगा हाँ मेरे को रिस्क है, तो ये अपना SPV के थ्रू वो पैसा ले लेगा, ठीक है। तो जो बॉन्ड मिला, उस बॉन्ड का रेट घट रहा है, पर बिल्कुल जीरो थोड़ी हो जाएगा, रेट घटेगा, तो उसी को बेच के ये लोग जो इन्वेस्टर्स आपस में उस पैसे को मतलब रख लेते हैं, ठीक है। ये उनका यही है। वो किसी केस में ऐसा भी होता है कि बॉन्ड का इतना ज़्यादा रिस्क होता है कि उनको कुछ मिलता ही नहीं है, उनका अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है, कूपन तो जाएगा जगह, प्रिंसिपल भी चला जाता है, ठीक है। तो CLN को बहुत रिस्की भी बोलते हैं, पर बहुत से इन्वेस्टर्स में वो भी लगाते हैं क्योंकि उसमें उनको अच्छा खासा कूपन मिल जाता है, और एक बॉन्ड या किसी भी चीज़ के लिए ये मतलब सिक्योरिटी का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसलिए इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और क्रेडिट डिफ़ॉल्ट में कुछ नहीं है, LIC की तरह ही है, और ठीक है।
बेसल सेकंड इज 3 पिलर। बेसल सेकंड के 3 पिलर है। एक बार थ्योरी में बहुत पूछते हैं क्वेश्चन, क्या है वो 3? मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू और मार्केट। तो उसका सेट करना मिनिमम सुपर मार्केट, ठीक है। मिनिमम सुपर मार्केट जस्ट रटने के लिए मिनिमम से जगह मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपर मार्केट से सुपरवाइजरी रिव्यू और तीसरा मार्केट। तो उसके 3 मेथड्स है, स्टैंडर्डाइज अप्रोच, IRB अप्रोच और एडवांस इंटरनल और रेटिंग अप्रोच, ठीक है। ये इसके अप्रोचेस है और मैं इसके लिए देखती हूँ आपको लोग यहाँ पे बुक पे तो बिल्कुल मेरे को कहीं दिखा नहीं और है भी नहीं। मैं इसके लिए न्यूमेरिकल स्टूडेंट की अगर इनके ऊपर कुछ भी कोई न्यूमेरिकल टाइप कुछ भी अगर ऐसा मिलता है डेटा तो मैं आपको बाद में प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। एक बार मॉड्यूल लीक हो जाने दीजिए उसके बाद, ठीक है। इसके साथ ये चैप्टर का समरी और इंट्रोडक्शन टू द एडवांस, ठीक है। इसके साथ ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं था, ठीक ही था। और ये क्वेश्चन आप देख लेना साथ में, चैप्टर्स के ऊपर ये ज़्यादा कुछ नया नहीं है इसमें। और एक लास्ट चैप्टर बचा आपका, वो मैं आपको अगली वीडियो में ही प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। चैप्टर नंबर 33 आपका लास्ट चैप्टर होगा। चलिए तब तक आप इस वीडियो को देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।